ताकि मेरे अपने लोग जो आज तक लड़ते थे, झगड़ते थे, लेकिन मेरे साथ थे, मेरे सुख दुख बांटते थे या ना बांटते थे, लेकिन फिर भी आसपास रहते थे, वो लोग भी मुझसे दूर हो जाए। और उसमें अगर मैं इस कागज पर माफीनामा लिख के दूंगा तो इसका मतलब ये होता है रमा कि जिस दिन से उस प्रचंड देव ने मेरे जाल में आकर धर्म का सबसे घिनौना खेल शुरू किया, तब से मैंने भी यह स्वीकार कर लिया कि मेरी सोच, मेरा रास्ता, मेरा ध्येय सब गलत है और ये कभी नहीं हो सकता। इसलिए ये माफीनामा मैं हरगिज लिख के नहीं दूंगा। मैं समझती हूँ, लेकिन आप भी समझिए ना, एक दुश्मन आपको परेशान कर रहा है और वो बस आपकी माफीनामा लिख कर देने से परेशान करना बंद कर देगा। मैं जानती हूँ आप इन दिनों बहुत परेशान हैं। अब जहाँ खड़े हो जाते हैं वही चारों तरफ कांटे बिछाए जाते हैं। एक रास्ता है जहाँ से कुछ कांटे हट जाएंगे और आपको सुकून की थोड़ी मोहलत मिल जाएगी, नहीं तो आपके पर लहूलुहाल हो जाएंगे और घायल होकर आप कब तक और कितनी देर चल पाएंगे। मेरी बात मानिए ना, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। आखिरी फैसला आपका है। अगर फिर भी आपका दिल नहीं मानता माफीनामा लिखने का तो मत लिखिए। जो भी होगा मैं सब कुछ संभालूंगी। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोय, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना को। जीवन में किसी भी मोड़ पर ऐसी परिस्थिति में नहीं उलझा था मैं। एक तरफ मेरा अतीत मुझे कमजोर कर रहा है, आ गए सब? हाँ। कोई रह तो नहीं गया? मालिक प्रणाम। मालिक देरी के लिए क्षमा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बस इन लोगों के साथ आप मुझे भी दीक्षा दे दीजिए। भीमराव, यज्ञ शुरू होने वाला है, अभी भी मौका है, आकर हमसे दीक्षा ले ले। नहीं, मैं अपनी जगह सही हूं। मूर्ख है तू, मूर्ख। मूर्ख नहीं हूं, थोड़ा पढ़ा लिखा हूं, इसलिए अपने आप को तर्क नहीं दे पा रहा हूं कि ये शुद्धिकरण और ये दीक्षा का क्या आधार है। और वैसे भी ये जो आप करने जा रहे हैं ये सब मैंने बचपन से देखा है, कुछ नया नहीं है मेरे लिए। अच्छा, तो फिर आज फिर से देख के कैसे तेरे सामने तेरे ही लोगों की जिंदगी बदल जाएगी और तू नरक में है, नरक में ही रहेगा। प्रचंड देव जी, अरे छोड़िए इसकी बात को, इसको तो बोलने की आदत है। बस आप आज्ञा दीजिए,
और यज्ञ शुरू करवाइए। आज्ञा है। भीमराव, अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम अपने लोगों को शुद्ध होते, दीक्षित होते हुए नहीं देख पाओगे, तो तुम भी जा सकते हो। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यही खड़ा रहना चाहिए। फिर से एक बार देख तो लूं कि पाखंड का खेल कैसे खेला जाता है। सब लोग हाथ जोड़ो। अब तुम सब उठो। क्या है ये? माफीनामा है। बड़ा अच्छा लगा सुनकर। माफीनामा किसने लिख कर दिया है? अरे बताओ ना किसने लिख कर दिया है, क्योंकि इस माफीनामे वाले खत से उस भीमराव अंबेडकर का नाम सुनना बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ तो सुन लीजिए। सुन लीजिए, मैंने भीमराव अंबेडकर ने ही लिखा है यह माफीनामा। ओहो, अच्छा हुआ आप आ गए। देख तो लूं इस चेहरे पर माफी का रंग कैसे दिखता है। वो आप जाने। मैं बस यहाँ इतना कहने के लिए आया हूँ कि आगे से मुझसे कोई काम होगा तो मुझसे बात कीजिए। मेरे पत्नी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। मतलब औकात समझ आ गई, लेकिन अकड़ नहीं गई। मुझे चुनौती दी थी ना, क्या हुआ? तुम्हारी हैसियत और तुम्हारी पत्नी का जो तुम पर विश्वास था, वो दोनों मिट्टी में मिल गए ना। हाँ? आज मैं बहुत खुश हूँ। अब खुश हो तो खुशी मनाना बनता भी है ना। हाँ, बनता है ना। अरे सुनो, सब लोग इधर आ जाओ, आ जाओ सब। आओ आओ, तुम भी आओ, आओ सब लोग आ जाओ। आज मैं सबको अपनी तरफ से चाय पिलाऊंगा, क्योंकि आज मैंने इस बेवकूफ और छोटी जात के आदमी को माफी मांगने पर मजबूर किया है और इसे इसकी सही औकात दिखाई है।
आप ऊंची जात के हैं। आपकी तनख्वाह 4-5 रुपए होगी। मेरे पति बहुत कम कमाते हैं, बल्कि अच्छे काम के लिए भटक रहे हैं। और आप उनसे एक माफीनामा लिखवाकर इतना खुश हो गए। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि मेरे पति की औकात कितनी बड़ी है। अब आप यहाँ गुस्से में कब तक खड़े रहेंगे? तो क्या करूं और कहां जाऊं? घर को तमाशा बना दिया तुमने लक्ष्मी। एक बार भी नहीं सोचा तुमने, तो बस बैठ गई प्रचंड देव के साथ यज्ञ में और करवा लिया शुद्धिकरण। तुम्हें समझ आ रहा है कि कितना बड़ा अपमान हुआ हमारे घर के लिए ये? पता नहीं आप अभी क्यों चले गए सर्कस में अपना तमाशा बनवाने। देखिए, अब जो भी है, आप इस सच को नहीं झुठला सकते कि मैं आपकी पत्नी हूँ और मेरे पेट में आपका बच्चा। बस करो, ये बीवी बच्चा परेशान हो गया हूं मैं। तुमको जो समझ आता है तुम करो, क्योंकि कोई नहीं तुम्हें रोकने वाला अब। और रहने दो मुझे शांति से, छोड़ दो। शांति से रहने का ही तरीका ढूंढा है मैंने। इस समाज में सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? हमारी जात। शुद्धिकरण करवा के मैंने हमारी जात में थोड़ा सुधार लाने की तो कोशिश की, वरना आप ही सोचिए ना, जो लोग कल तक हमें भीख भी नहीं दे रहे थे, आज मेरे उन्हें प्रणाम करने पर उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं। ये तो शुभ संकेत है ना, बेहतर भविष्य का। आप भी मिल जाइए ना, हम दोनों मिलकर हमारे बच्चे का भविष्य संवारेंगे। सच में पैसे भी मिले तुम्हें? हाँ, मुझे पैसे मिले। चलिए ना अंदर, दिखाती हूँ मैं आपको। चलो। रमा, आज सुबह ही मैंने बंबई के बड़े अधिकारियों को बाबा की पेंशन शुरू करने के लिए खत भेजा है। शाम तक पहुंच भी गया होगा। फिर तो उनका जवाब भी आ जाएगा और बाबा की पेंशन भी शुरू हो जाएगी। फिर बाबा का पता चलते ही हम बाबा को घर बुला लेंगे। और वैसे भी आपका लिखा खत मुझे दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार लगता है। लेकिन रमा, वहां पर नरोत्तम जोशी का दोस्त प्रभाकर आया था। उसके साथ और दोस्त लोग भी थे। उन सब ने मिलकर मुझसे वो सारी चिट्ठियां छीनी और देखने लगे कि मैं किसे खत भेज रहा हूं। धमकी भी देके गए हैं कि नरोत्तम जोशी उन सारे बड़े अधिकारियों को कहेगा कि वो हमारी मदद ना करें। आज तक नरोत्तम हमारा क्या बिगाड़ पाया है जो आगे बिगाड़ेगा? आज एक काम करते हैं, मिलकर पढ़ते हैं। वो किताब दो मुझे, वो भी। इस किताब का ये पढ़ो, और इस किताब का इसका ये पढ़ो, और फिर मुझे बताना कि दोनों में क्या फर्क है। दोनों एक साथ कैसे पढ़ो? पहले एक पढ़ो रमा, बाद में दूसरी पढ़ो। आज भी माँ भाई कितनी खुश होगी, ऊपर से आशीर्वाद दे रही होगी। देख भी माँ भाई,
भीम के साथ रहकर रमा भी पढ़ाई लिखाई करने लगी। अब जमाना सिर्फ भीम को ही नहीं, भीम और रमा की जोड़ी को हमेशा याद रखेगा। रमाबाई भीमराव अंबेडकर। इधर बैठो, बैठो। गुरुजी, क्या लाया है आपने? आज मेरी पत्नी ने हलवा बनाया है, तो तुम्हारे लिए भी भेजा है। लो। तब तक मैं तुम्हें नौकरी की जगह कहाँ कहाँ खाली है वो बताता हूँ, और तदुपरांत तुम ये निर्णय करो कि कहाँ कहाँ अप्लाई करना तुम्हारे लिए उचित होगा। भीम, ऐसे क्या सोच रहे हो? रमा के लिए भी मेरी पत्नी ने हलवा का डिब्बा भेजा है, तुम खा लो, और जाते वक्त ये डब्बा रमा के लिए लेते जाना। हाँ? खा लो। हलवा बहुत अच्छा बना है गुरुजी। खाओ खाओ। भीम, बांद्रा में एक नौकरी है सामान बेचने वाले की। एक नौकरी तो माटुंगा में ही है। दिखाइए गुरुजी। ये देख लो, देख लो। सुनो सुनो चाल वालों, सुनो। प्रचंड देव जी ने तुम में से कुछ लोगों को घर बुलाया है, कुछ काम है, चलो। लेकिन भाऊ, हम तो काम पर जाने वाले हैं, शाम को आए तो चलेगा? अरे कैसे आदमी हो, उन्होंने तुम्हारी जात ऊंची कर दी, सम्मान दिलाया, हैसियत दिलाई कि मिठाई वाला भी आप तुम्हारे चाल में आकर मिठाई बेचने लगा है। और तो और लोगों में ये बातें फैल गई है कि इस चाल में भी अब इज्जतदार लोग रहते। ये सब किसके कारण हुआ? प्रचंड देव जी के कारण। एकदम सही कह रहे हैं भाऊ, बाकी काम बाद में, पहले चलते हैं। सही बात है, उन्होंने हमारा सम्मान बढ़ाया है, समाज में जीने का अधिकार दिया है, तो उनके आदेश का तो पालन करना ही चाहिए। सही कह रहे हो भाऊ। चलो चलो, हम लोग चलते हैं। चलो चलो। गुरुजी, सही नहीं है लक्ष्मी। क्या सही नहीं है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? तुम समझना नहीं चाह रही हो? प्रचंड देव की बीवी फल लेकर आई है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि तुम्हें खुद का गुलाम बना सके। तो फिर इतने सालों से तो इस घर का काम कर ही रही हूँ, वो भी तो गुलामी ही है ना। और किसी को मेरी चिंता नहीं है। घर के किसी एक भी सदस्य को ऐसा लगा कि उन्हें मेरे लिए फल लाना चाहिए? ये क्या बोल रही है लक्ष्मी? जब भी मुझे मौका मिला है और जब भी मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं, मैं तेरे लिए हमेशा नारियल पानी लाई हूँ, और प्यार की तो कमी कभी नहीं होने दी ना। सिर्फ 4 नारियल पानी लाकर आप मुझ पे एहसान जता रही हैं? तो इससे अच्छा कि मैं फल के बदले में गुलाम ही बन जाऊं। लक्ष्मी, तुम नहीं जाओगे उनके साथ कहीं भी। मैं तो जाऊंगी। लक्ष्मी, तुम सही नहीं कर रही हो ये। बाकियों से क्या कहूं, पति हैं आप मेरे। अगर आप ही इतना कमाने लगे कि मेरी सारी जरूरतें पूरी हो जाए, तो मैं नहीं लूंगी किसी से फल, नहीं बनूंगी किसी की गुलाम। ठीक है? खुद के स्वार्थ में इतनी हदें पार मत करो
कि तुम्हारा पति तुम्हारे सामने कमजोर होकर टूट जाए। मैंने भी हमेशा से यही चाहा है कि आप कभी कमजोर ना पड़े, लेकिन चाहने से क्या होता है? चलिए चल। आनंद, मन पर ये बात मत ले। हर रिश्ते में ऐसा कठिन समय आता है जिसका तुझे समझदारी से सामना करना होगा। बुआ मैं काम पर जाता हूँ। कुछ खाकर तो जा बेटा। आनंद, काकी लड्डू ले लो, देवर विदेश से पढ़ाई करके लौट रहा है। काकी नहीं है। तो तू यहाँ काम करती है? जी। अपनी मालकिन को बुला लड्डू देने। काकी नहीं है, वो कहीं बाहर गई है। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। चल लक्ष्मी। दीदी, शुद्धिकरण होने के बाद भी तो आप हाथ में कपड़ा लपेट के तो ही काम कर रही है, वो भी मुफ्त का काम। इससे अच्छा तो आप मेरे साथ ही काम कर लेते, कुछ पैसे भी मिल जाते आपको। अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? हाँ, चुपचाप जाके अपना काम करना, समझा मत मुझे। समझा नहीं रही, जो सच है उसे आपके सामने रख रही हूँ ताकि आप खुद समझ जाए। लक्ष्मी आ गई। दिख नहीं रहा आपको? आपके सामने खड़ी हूँ मैं, तो फिर क्यों पूछ रही है? पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। आनंद आज कुछ भी खाए पिए बिना काम पर चला गया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। हाँ, सारी गलतियाँ हमारी है। आपके रामजी भाऊ चले गए, वो मेरी गलती है। आनंद बिना खाए पिए चला गया, वो तुम्हारी गलती है। दोनों बाप बेटे बच्चे हैं, खुद की तो समझ है ही नहीं उनमें। लो फल खाओ। तो जिसे जो समझना है वो समझने दो। वैसे सही कह रही हैं आप। इस घर में सब हम दोनों को ही ज्ञान देते रहते हैं। क्षमा मिली थी अभी, वो भी मुझे ही समझा रही थी। वाह, लक्ष्मी भाभी। क्या हुआ? क्या हुआ भीम? आनंद भैया अस्पताल में है। क्या क्या हुआ उनको? डॉक्टर ने कहा है कि ज्यादा सोचने की वजह से उनके दिमाग में खून का थक्का जम गया है। इलाज के लिए 6 रुपए चाहिए और 3 रुपए अगर अभी जमा नहीं करेंगे तो इलाज भी शुरू नहीं करेंगे। आप जरा जल्दी देखिए, आपके पास कुछ पैसे है क्या? मैं भी ढूंढता हूँ, जल्दी कीजिए। लक्ष्मी, देख लिया, आनंद की इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो।
ये तो बहुत ही कम पैसे हैं। इतने पैसों से कुछ नहीं होगा। भीम, ये हमरे पास ना इतने पैसा है, लेकिन हाँ जोखू के पास ना पैसा होगा, जरूर होगा। काकी मेरे हिसाब से हमें अभी भी और 2.5 रुपए चाहिए। भीम, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ नटवर के पास जरूर पैसे हैं। जनार्दन के पास पैसे थे, लेकिन वो प्रचंड देव के आदमी पता नहीं इन तीनों को कहाँ लेके चले गए। मुझे पता है कहाँ होंगे। वो अपने घर का काम इन सब से करवा रहे होंगे अभी। मैं अभी जाकर उनसे मिल के आता हूँ। लक्ष्मी भाभी, ये सारे पैसे आप रख लीजिए, अस्पताल में जमा कर दीजिए, मैं आता हूँ। लेकिन भीम, प्रचंड देव के यहाँ जाओगे और तुम्हारे संग कोई उल्टा सीधा व्यवहार न करे। काकी बात अभी वो मेरे साथ क्या व्यवहार करेंगे ये नहीं है। आनंद भैया की जान बचनी चाहिए बस। मैं आता हूँ। अपना ख्याल रखना। चल चल लक्ष्मी।